नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द हॉरर डायरी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे इस दुनिया के परे की ताकतें हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए और लाइट्स डिम कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी है वो कौन थी। सुनिए एक ऐसे व्यक्ति की जुबानी जिसने अपनी आंखों से देखा कुछ ऐसा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और नोएडा के सेक्टर 62 में रहता हूं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरी और मेरी पत्नी प्रियंका की है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हर शब्द सच है, हर एक शब्द। शुरुआत सितंबर 2022 की है। नोएडा में हमारा नया फ्लैट खरीदे हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। यह एक नया अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था, रिवर व्यू रेजिडेंसी। 18वीं मंजिल पर हमारा 3 BHK फ्लैट था, जिसकी खिड़कियों से यमुना नदी का शानदार दृश्य दिखाई देता था। हमारी शादी को भी अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और हम अपने नए घर में नई जिंदगी की शुरुआत करके बेहद खुश थे। प्रियंका एक फैशन डिजाइनर थी और दिल्ली के लाजपत नगर में एक बुटीक में काम करती थी। मैं गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। हमारी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। एक नए विवाहित जोड़े की तरह हम भी अपने सपनों के घर को सजाने में व्यस्त थे। लेकिन फिर अक्टूबर की एक रात सब कुछ बदल गया। वह दिवाली से ठीक 1 हफ्ते पहले का वक्त था। मैं अपने ऑफिस से देर से लौटा था, रात के करीब 11 बजे। प्रियंका सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मैंने नोटिस किया कि वह थोड़ी अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रो रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूं। मैंने उसके साथ बैठने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वह सोना चाहती है। मुझे लगा कि शायद वह अपने ऑफिस में किसी बात से परेशान है। अगली सुबह जब मैं उठा तो देखा प्रियंका पहले से ही तैयार हो रही थी। वह आज के लिए पीले रंग की साड़ी पहन रही थी, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर वह ऑफिस के लिए वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती थी। आज कोई स्पेशल ऑकेशन है क्या? मैंने हल्के से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही मन किया साड़ी पहनने का, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे फर्जी हो। उस दिन मेरा ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग था, इसलिए मैं जल्दी ही निकल गया। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि घर में रोशनी नहीं थी। दरवाजा अनलॉक था और अंदर जाने पर मुझे प्रियंका फर्श पर बैठी मिली, अंधेरे में मोमबत्ती जलाए हुए। लाइट्स क्यों नहीं जलाईं? मैंने पूछा, थोड़ा चिंतित होकर। मुझे अंधेरा पसंद है, उसने कहा एक अजीब सी आवाज में। क्या तुम्हें नहीं लगता कि रोशनी में हम कुछ देखने से चूक जाते हैं? मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। प्रियंका को हमेशा से रोशनी पसंद थी। वह तो घर के हर कोने में लाइट्स और लैंप्स लगाना चाहती थी। तुम ठीक तो हो ना? मैंने पूछा, उसके पास बैठते हुए। हाँ, बिल्कुल ठीक हूं, उसने कहा और मुस्कुराई। लेकिन मोमबत्ती के मध्यम प्रकाश में उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उस रात को मैं काफी देर तक नहीं सो पाया। प्रियंका का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। पहले मैंने सोचा कि शायद यह वर्क स्ट्रेस के कारण है, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले कुछ दिनों में प्रियंका का व्यवहार और भी अजीब होता गया। वह रात को घंटों अपने स्मार्टफोन पर कुछ देखती रहती और जब मैं पूछता कि वह क्या कर रही है तो वह बस मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं, बस पुरानी यादें ताज़ा कर रही हूं। दिवाली के दिन जब मैं सुबह उठा तो देखा प्रियंका रसोई में थी। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी और कुछ पका रही थी जो मुझे पहचान में नहीं आया। क्या बना रही हो? मैंने पूछा। मीठे चावल, उसने कहा। मेरी माँ हमेशा दिवाली पर बनाती थी। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि प्रियंका ने कभी भी अपनी माँ का जिक्र नहीं किया था।
वह बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रही थी, क्योंकि उसके माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। तुम्हारी माँ? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, मेरा मतलब मेरी चाची, उसने जल्दी से कहा। वो मेरी माँ जैसी ही थीं। उस दिन शाम को हमारे घर पर कुछ दोस्त आए थे दिवाली पार्टी के लिए। प्रियंका ने उस दिन सबको चौंका दिया। वह जो लाल साड़ी पहने थी उसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसका व्यवहार, वह हमारे आम दोस्तों से ऐसे बात कर रही थी जैसे वह उन्हें पहली बार मिल रही हो। मेरे बेस्ट फ्रेंड अक्षय के साथ तो उसने ऐसा सवाल पूछा जिससे सब हैरान रह गए। तो आप कहाँ से हैं? उसने पूछा अक्षय से, जैसे वह उसे कभी मिली ही ना हो। अक्षय तो हमारी शादी का बेस्ट मैन था। जब सब चले गए, मैंने प्रियंका से इस बारे में पूछा। मैं तो बस मजाक कर रही थी, उसने हंसते हुए कहा। तुमने सीरियसली ले लिया क्या? लेकिन मुझे पता था कि यह मजाक नहीं था। अगले दिन मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और प्रियंका के पीछे पीछे गया। मुझे पता था यह सही नहीं है, लेकिन मैं चिंतित था। मुझे देखकर हैरानी हुई जब वह अपने ऑफिस की बजाय सीधे दिल्ली के लोधी गार्डन पहुंची। वहां वह एक बेंच पर बैठ गई और किसी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला वहां आई और प्रियंका के साथ बैठ गई। वे दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं और फिर प्रियंका ने उस महिला को गले लगाया और वहां से चली गई। मैं उस महिला के पास गया और उससे पूछा कि वह प्रियंका को कैसे जानती है। प्रियंका? मैं किसी प्रियंका को नहीं जानती, उसने कहा, आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए। वह लड़की तो मुझसे ईशा के बारे में पूछ रही थी। ईशा? कौन ईशा? मैंने पूछा। मेरी बेटी, बुजुर्ग महिला ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह 5 साल पहले इसी पार्क के पास एक कार दुर्घटना में, वह आगे नहीं बोल पाई। मेरा दिल धड़क गया। मैंने उस महिला से ईशा के बारे में और जानकारी मांगी। उन्होंने मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई और मेरी सांस रुक गई। तस्वीर में जो लड़की थी वह प्रियंका से एकदम मिलती जुलती थी, लेकिन यह असंभव था। प्रियंका तो चंडीगढ़ से थी और यहां दिल्ली में उसका कोई कनेक्शन नहीं था इससे पहले कि वह यहां काम करने आई। मैं घर लौटा तो देखा प्रियंका सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। कहाँ थी तुम आज? मैंने सीधे पूछा। ऑफिस में, उसने बिना मुझे देखे जवाब दिया। झूठ, मैंने गुस्से से कहा। मैंने तुम्हें लोधी गार्डन में देखा। वह पलटकर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। हाँ, क्योंकि तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही हो, मैंने कहा। तुम ईशा कौन है? यह सुनते ही प्रियंका का चेहरा पीला पड़ गया। वह उठ खड़ी हुई और बेडरूम की तरफ चली गई। मैंने उसका पीछा किया और देखा वह अपने फोन पर कुछ डिलीट कर रही थी। मुझे फोन दो, मैंने कहा और उसके हाथ से फोन लेने की कोशिश की। हम दोनों फोन के लिए खींचतान करने लगे और फिर अचानक प्रियंका ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं पीछे गिर गया। हैरानी की बात यह थी कि प्रियंका काफी पतली और छोटे कद की थी और इतनी ताकत उसमें कहां से आई, यह समझ से परे था। मुझे अकेला छोड़ दो, वह चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैंने गेस्ट रूम में सोने का फैसला किया। मेरा दिमाग तरह तरह के विचारों से भरा था। क्या प्रियंका कोई दवाई ले रही थी जिसके साइड इफेक्ट्स हो रहे थे? क्या वह किसी मानसिक समस्या से गुजर रही थी? या फिर मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा, लेकिन क्या वह किसी और के साथ रिश्ते में थी? अगली सुबह मैंने प्रियंका को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। मैंने उसके ऑफिस में फोन किया तो वहां से बताया गया कि वह पिछले 3 दिनों से ऑफिस नहीं आई है। अब मैं वाकई में डर गया था। मैंने अपनी सास यानी प्रियंका की चाची को फोन किया, जो चंडीगढ़ में रहती थी। आंटी, प्रियंका का व्यवहार बहुत अजीब हो गया है, मैंने कहा।
क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है? अजीब कैसे? उन्होंने पूछा, चिंता से। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। अंधेरे में बैठना, साड़ियां पहनना जो वह आमतौर पर नहीं पहनती, दोस्तों को पहचानने में दिक्कत, और लोधी गार्डन का वाकया। फोन पर लंबी चुप्पी छा गई। अभिनव, आंटी ने आखिरकार कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। प्रियंका ने कभी लाल या पीली साड़ी नहीं पहनी। क्या मतलब? मैंने पूछा, थोड़ा कंफ्यूज होकर। उसे इन रंगों से एलर्जी है, बचपन से ही। उसे एक बार एक पीली ड्रेस पहनने पर इतनी गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हुई थी कि हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा था। मेरे मुंह से एक चीख निकली। मुझे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से प्रियंका लगातार लाल और पीले रंग के कपड़े पहन रही थी। और एक बात, आंटी ने आगे कहा, क्या तुमने कहा कि वह मीठे चावल बना रही थी? हाँ, मैंने कहा। उसने कहा कि उसकी माँ हमेशा दिवाली पर बनाती थी। अभिनव, आंटी की आवाज अब कांप रही थी। प्रियंका की माँ और पिता का तो दिवाली की रात ही सड़क दुर्घटना में देहांत हुआ था। वह कभी भी दिवाली नहीं मनाती। तुम्हारे साथ रहने से पहले वह हर साल दिवाली पर अपने कमरे में बंद रहती थी। आंटी के साथ बात करने के बाद मैंने तुरंत घर वापस जाने का फैसला किया। मैंने प्रियंका को कई बार फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। घर पहुंचने पर मुझे दरवाजा अंदर से लॉक मिला। मैंने बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। घर में अंधेरा था, हालांकि बाहर अभी सिर्फ शाम के 6 बज रहे थे। मैंने लाइट जलाने के लिए स्विच दबाया, लेकिन बिजली नहीं थी। प्रियंका, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पूरे घर में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की। लिविंग रूम में मैंने देखा सोफे पर कुछ फोटोग्राफ्स रखे हैं। मैंने करीब जाकर देखा और मेरी आंखें फटी रह गईं। ये सभी फोटोग्राफ एक ही लड़की के थे, जो प्रियंका जैसी दिखती थी, लेकिन थोड़ी अलग। मैंने एक फोटो उठाया जिसके पीछे लिखा था, ईशा मल्होत्रा, 1990-2018। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। यह वही लड़की थी जिसके बारे में बुजुर्ग महिला बात कर रही थी। तभी मुझे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। प्रियंका, मैंने फिर से आवाज दी। मेरी आवाज कांप रही थी। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजा धीरे से धकेला। प्रियंका बाटब में बैठी थी, लाल साड़ी पहने। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। तुम्हें पता चल गया है ना? उसने कहा। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। प्रियंका, तुम ठीक तो हो? मैंने पूछा। डर से मेरी आवाज कांप रही थी। मैं प्रियंका नहीं हूं, उसने कहा और फिर अचानक हंसने लगी। एक ऐसी हंसी जो मानव नहीं लग रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे मेरे पैरों में जड़ें जम गई हों। तुम कौन हो? मैंने पूछा, हालांकि मेरे अंदर एक आवाज चिल्ला रही थी कि मुझे वहां से भाग जाना चाहिए। मैं ईशा हूं, उसने कहा। अब उसकी आवाज एकदम बदल गई थी। और मैं अपनी बहन को वापस लेने आई हूं। बहन? मैंने हकलाते हुए कहा। हाँ, प्रियंका मेरी जुड़वां बहन है, उसने कहा। हमें जन्म के बाद अलग कर दिया गया था। मेरे माता पिता ने मुझे रखा और प्रियंका को उसके चाचा चाची को दे दिया। किसी को पता नहीं था, यहां तक कि प्रियंका को भी नहीं। मेरा दिमाग चकरा रहा था। यह कैसे संभव है? प्रियंका ने कभी नहीं बताया कि उसकी कोई जुड़वां बहन है, लेकिन फिर उसे खुद भी नहीं पता था। लेकिन तुम, मतलब ईशा, वह तो मर चुकी है। उसने मेरी बात पूरी की और फिर हंसने लगी। हाँ, 5 साल पहले, उसी दिन जब मुझे पता चला कि मेरी एक बहन है, मैं उससे मिलने जा रही थी पहली बार, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा था कि क्यों प्रियंका का व्यवहार अचानक बदल गया था, लेकिन यह तो अविश्वसनीय था।
तुमने प्रियंका को क्या किया है? मैंने पूछा। मेरी आवाज में अब गुस्सा था। वह ठीक है, अभी के लिए, ईशा प्रियंका ने कहा। वह मेरे अंदर कहीं है, लेकिन मैं जल्द ही इस शरीर को पूरी तरह से अपना लूंगी। फिर हम साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। नहीं, मैं चिल्लाया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसने अचानक अपना हाथ उठाया और मुझे एक अदृश्य शक्ति ने पीछे धकेल दिया। मैं दीवार से जा टकराया। अभिनव, तुम कुछ नहीं कर सकते, उसने कहा। मैं 5 साल से इंतजार कर रही हूं। मैंने प्रियंका को खोजने के लिए हर संभव तरीका अपनाया, और अब जब मैं उसे पा चुकी हूं तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। मैंने महसूस किया कि मैं अकेले इससे नहीं लड़ सकता। मुझे मदद की जरूरत थी। मैं समझता हूं, मैंने कहा, एक योजना बनाते हुए। लेकिन क्या मैं प्रियंका से एक आखिरी बार बात कर सकता हूं? आयशा, प्रियंका ने मुझे देखा, जैसे वह मेरे इरादों को समझने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। और याद रखो, मैं हर वक्त यहीं हूं, देख रही हूं। उसने अपनी आंखें बंद की, और जब उन्हें फिर से खोला तो मुझे तुरंत पता चल गया कि वह प्रियंका थी, मेरी प्रियंका। उसकी आंखों में वह डर था जो किसी बंधक की आंखों में होता है। अभिनव, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दर्द और भय से भरी हुई थी। मुझे बचाओ, वह बहुत ताकतवर है। प्रियंका, तुम ठीक तो हो? मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह पीछे हटी। नहीं, करीब मत आओ, उसने चेताया। वह वापस आ सकती है, किसी भी वक्त। मुझे बहुत कम समय है। बताओ मुझे क्या करना होगा, मैंने जल्दी से पूछा। पुराने तालाब, सेक्टर 62 के पीछे, उसकी लाश वहीं है, प्रियंका ने कहकर। और फिर उसने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। वह वापस आ रही है। जल्दी करो, उसकी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। उसने कभी अपनी मां को माफ नहीं किया। इससे पहले कि प्रियंका कुछ और बता पाती, उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें पलट गईं। जब उसने फिर से मुझे देखा तो मैं जानता था कि ईशा वापस आ गई थी। बहुत चालाक, उसने गुर्राते हुए कहा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जो भी करोगे वह बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया, दरवाजे की ओर। तुम कहां जा रहे हो? ईशा प्रियंका ने पूछा, अब बाथटब से बाहर निकलते हुए। उसकी लाल साड़ी पूरी तरह से भीगी हुई थी और उससे पानी टपक रहा था, जिससे फर्श पर एक लाल धब्बा सा बन रहा था। मैं बस बाहर जा रहा हूं, मैंने कहा, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए। नहीं, तुम नहीं जाओगे, उसने कहा। और अचानक वह मेरे सामने खड़ी थी, हालांकि मैंने उसे आते नहीं देखा था। अब हम साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। मुझे नहीं पता कि मुझमें वह हिम्मत कहां से आई, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और तेजी से दरवाजे की ओर भागा। मैंने पीछे देखा तो उसे गिरते हुए देखा, लेकिन फिर एक भयानक चीख के साथ वह उठ बैठी और मेरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा अब विकृत हो गया था, आंखें लाल हो गई थीं, और उसकी त्वचा एक अजीब सी चमक के साथ पीली पड़ गई थी। तुम मुझसे नहीं भाग सकते, वह चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैं अपार्टमेंट से बाहर भागा और लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। मैंने सीढ़ियों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, 18 मंजिल नीचे। मैं जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचा, मुझे नीचे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। मैंने झुककर देखा और मेरा खून जम गया। प्रियंका, ईशा सीढ़ियों पर तेजी से ऊपर आ रही थी। उसके हर कदम के साथ एक अजीब सी गूंज पैदा हो रही थी। मैंने पास में एक इमरजेंसी एग्जिट का साइन देखा और उस तरफ भागने लगा। मैंने दरवाजा खोला और खुद को बिल्डिंग के पीछे एक सर्विस एरिया में पाया। मैं
अंधेरे में आगे बढ़ता गया जब तक कि मैं सड़क पर नहीं पहुंच गया। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और सेक्टर 62 के पीछे स्थित पुराने तालाब की ओर जाने लगा। प्रियंका ने जिसका जिक्र किया था, हमारे अपार्टमेंट से यह जगह लगभग 15 मिनट की दूरी पर थी। रास्ते में मैंने अपनी पत्नी के चाचा को फोन किया। वे अभी भी चंडीगढ़ में थे, लेकिन मुझे यह सब बताना जरूरी था। अंकल, क्या आपको ईशा के बारे में पता है? प्रियंका की जुड़वां बहन? मैंने सीधे पूछा। फोन पर एक लंबी चुप्पी छाई। कौन बताया तुम्हें? उन्होंने आखिरकार पूछा। उनकी आवाज में डर था। तो यह सच है? मैंने पूछा, हैरान होकर। प्रियंका की सच में एक जुड़वां बहन थी? हाँ, उन्होंने कहा, हार मानकर। लेकिन हमने प्रियंका को कभी नहीं बताया। उनके माता पिता ने हमें ईशा के बारे में कभी नहीं बताया था। हमें बस इतना पता था कि एक बच्ची थी, प्रियंका। हमें ईशा के बारे में तब पता चला जब प्रियंका 25 साल की थी। और आपने उसे कभी नहीं बताया? मैंने गुस्से से पूछा। हम उसे बताने ही वाले थे, लेकिन तब तक ईशा की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते थे कि प्रियंका को इस बात का दुख हो कि उसकी एक बहन थी जिससे वह कभी मिल नहीं पाई। और ईशा की माँ, प्रियंका की असली माँ? मैंने पूछा, अब तालाब के करीब पहुंचते हुए। वह अभी भी दिल्ली में रहती है, वृंदा मल्होत्रा, उन्होंने बताया, लोधी गार्डन के पास। मेरा दिल धड़क गया। वही बुजुर्ग महिला जिससे प्रियंका मिली थी। मैंने अंकल को जल्दी से सब बताया। प्रियंका का अजीब व्यवहार, ईशा का प्रियंका के शरीर पर कब्जा कर लेना, और जो कुछ भी हुआ था। यह असंभव है, वे बोले, लेकिन उनकी आवाज में अनिश्चितता थी। अंकल, मैं आपको बाद में फोन करता हूं, मैंने कहा, क्योंकि मैं तालाब पहुंच चुका था। रात के अंधेरे में पुराना तालाब डरावना लग रहा था। चारों ओर गंदा पानी और झाड़ियां थीं। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। मेरा दिल धड़क रहा था। प्रियंका ने कहा था कि ईशा की लाश यहीं कहीं है, लेकिन यह कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 साल पहले मृत हुई लड़की की लाश अभी तक यहां पड़ी हो और किसी को पता ना हो? तभी मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैं उस तरफ बढ़ा और झुककर देखा। वह एक लॉकेट था, सोने का, और उस पर ई अक्षर उकेरा हुआ था। ईशा का होगा, मैंने सोचा। मैंने और आगे बढ़कर देखना शुरू किया। तालाब के एक तरफ घने पेड़ों के बीच मैंने एक जगह देखी जहां मिट्टी हाल ही में खोदी गई लगती थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं वहां पहुंचा और अपने हाथों से खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरे हाथों को कुछ कपड़े जैसा महसूस हुआ। मैंने और खोदा और एक लाश का एक हिस्सा दिखाई दिया, एक हाथ जिस पर अभी भी कंगन पहने थे। मैं वहीं पर गिर गया, हैरानी और डर से। ये सच था, ईशा की लाश सच में यहां दफनाई गई थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तो तुम्हें मिल ही गई। मैं पलटा और देखा कि प्रियंका, ईशा, वहां खड़ी थी, अब भी लाल साड़ी में, लेकिन पूरी तरह से सूखी। तुम यहां कैसे पहुंची? मैंने पूछा, पीछे हटते हुए। मैं हर जगह हूं, उसने कहा, एक अजीब मुस्कान के साथ। अब तुम्हें पता चल गया है सच्चाई। मुझे मार दिया गया था, जानबूझकर। क्या मतलब? मैंने पूछा, अब भी पीछे हटते हुए, धीरे धीरे अपनी कार की तरफ। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी एक जुड़वां बहन है, मैंने अपनी मां वृंदा से सवाल किया। ईशा, प्रियंका ने कहा। वह चाहती थी कि यह राज छिपा रहे, हमेशा के लिए। वह मुझे लेकर यहां आई, इसी तालाब पर, और उसने मुझे धक्का दे दिया। मैंने गहरी सांस ली। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। तुम्हारी तुम्हारी अपनी मां ने? मैंने पूछा, अविश्वास से। हाँ, ईशा, प्रियंका ने उत्तर दिया। अब उसकी आंखों में आंसू थे।
मैं सब जानती थी कि कैसे उसने हमें अलग किया, कैसे उसने मुझे एक बदसूरत राज की तरह रखा, जबकि प्रियंका को एक अलग परिवार में पाला गया। और जब मैंने उसे कहा कि मैं प्रियंका से मिलने जा रही हूं तो उसने ईशा की आवाज टूट गई। और तुम चाहती हो कि वह पकड़ी जाए? मैंने पूछा, समझते हुए। इसलिए तुम प्रियंका के शरीर में आ गई ताकि अपनी मां से बदला ले सको? नहीं, सिर्फ बदला नहीं, उसने कहा। मैं अपनी बहन के साथ वह जीना चाहती हूं जो मुझसे छीन लिया गया था। हमें बचपन से एक साथ होना चाहिए था, पर हमें अलग कर दिया गया। लेकिन इस तरह नहीं, मैंने कहा, अब उसके करीब आते हुए। तुम प्रियंका का जीवन छीन रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि यही वह चाहती होगी? ईशा प्रियंका रुक गई, जैसे वह मेरी बात पर विचार कर रही हो। मैं सिर्फ न्याय चाहती हूं, उसने आखिरकार कहा। तुम्हें पता है वह औरत, मेरी मां, वह अभी भी अपनी जिंदगी जी रही है बिना किसी अफसोस के, जबकि मैं मर चुकी हूं। अब मैं समझ रहा था, वो बुजुर्ग महिला लोधी गार्डन में वह ईशा और प्रियंका की मां थी, और ईशा अपनी मां से बदला लेना चाहती थी। ईशा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने कहा, एक योजना बनाते हुए। हम पुलिस को बुलाएंगे, हम उन्हें सब कुछ बताएंगे। तुम्हारी मां को सजा मिलेगी, लेकिन पहले तुम्हें प्रियंका को छोड़ना होगा। और मेरा क्या होगा? उसने पूछा। अब उसकी आवाज में एक बच्चे जैसी निर्दोषता थी। मैं कहां जाऊंगी? मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ कुछ ही फुट की दूरी थी। तुम शांति से आगे बढ़ सकती हो, मैंने कहा। तुम्हारी कहानी सामने आ जाएगी, तुम्हारी मां को सजा मिलेगी और तुम आखिरकार आराम कर सकोगी। ईशा प्रियंका ने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बस अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी, उसने कहा। उसकी आवाज़ें अब धीमी थी। उसे जानना चाहती थी, उसके साथ वो सब करना चाहती थी जो बहनें करती हैं। मैं जानता हूं, मैंने कहा, उसके और करीब आते हुए। और मुझे यकीन है कि प्रियंका भी यही चाहती थी अगर उसे पता होता। लेकिन अब नहीं, इस तरह नहीं। क्या तुम वादा करते हो? उसने पूछा, कि मेरी मां को सजा मिलेगी? मैं वादा करता हूं, मैंने कहा। अब उसके सामने खड़े होकर ईशा प्रियंका ने मुझे एक लंबे समय तक देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा। अचानक प्रियंका का शरीर कांपने लगा और वह नीचे गिर गई। मैंने उसे पकड़ लिया और धीरे से जमीन पर लिटा दिया। प्रियंका, मैंने पुकारा, उसके चेहरे को थपथपाते हुए। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मैं जानता था कि यह मेरी प्रियंका थी, मेरी असली प्रियंका। अभिनव, उसने कमजोर आवाज में कहा। क्या क्या हुआ? मैंने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन यह समझाना मुश्किल था। फिर भी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम अस्पताल की ओर जा रहे थे, मैंने उसे सारी कहानी बताई। ईशा के बारे में, उसकी और प्रियंका की मां के बारे में, और सब कुछ जो हुआ था। प्रियंका ने मुझे बताया कि वह कुछ दिनों से अजीब सपने देख रही थी, एक लड़की के सपने जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। और फिर एक दिन अचानक वह अपने ही शरीर में कैद हो गई थी। बस देख सकती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। हमने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। शुरू में उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हमने उन्हें तालाब के पास ईशा की लाश के बारे में बताया तो उन्होंने जांच शुरू की। उन्होंने उस जगह को खोदा और 5 साल पुरानी ईशा की लाश मिली। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की कि वह सचमुच प्रियंका की जुड़वां बहन थी। वृंदा मल्होत्रा, ईशा और प्रियंका की मां, को गिरफ्तार किया गया। उसने अंततः अपना गुनाह कबूल किया कि कैसे उसने अपनी एक बेटी को दूर कर दिया था क्योंकि वह 2 बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती थी, और कैसे उसने ईशा को मार डाला जब उसे डर लगा कि
वह सच्चाई सामने ला देगी। जैसे जैसे महीने बीते, प्रियंका धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगी, लेकिन अब वह बदल गई थी। हमने ईशा का सम्मान करने के लिए हर साल उसकी पुण्यतिथि पर एक छोटी सी पूजा करना शुरू कर दिया। कभी कभी रात में मुझे लगता है कि मैं प्रियंका को किसी से बातें करते हुए सुनता हूं, और मुझे पता है कि वह ईशा से बात कर रही है, अपनी बहन से, जिसे उसने कभी नहीं जाना लेकिन अब हमेशा के लिए उसके साथ है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। वो कौन थी? एक कहानी जो दिखाती है कि कैसे हमारे पास के लोग भी कभी कभी अनजाने राज छिपाए होते हैं, और कैसे अतीत के अनबोले सच हमारे वर्तमान को प्रभावित कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगली रोमांचक भूतिया कहानी के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं। कभी कभी जिंदगी के सबसे डरावने राज हमारे सामने नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे होते हैं। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, अंधेरा कभी भी कहीं भी आपको घेर सकता है। धन्यवाद।